नमस्कार, वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर की श्रृंखला में हम पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट कोड EL 205। इस सब्जेक्ट की थर्ड यूनिट का टॉपिक है एक लॉजिक फैमिलीज़। यूनिट का नाम है लॉजिक गेट्स, टॉपिक का नाम है लॉजिक फैमिलीज़। ठीक है, जो आप लोगों को लॉजिक फैमिलीज़ कवर करनी वो है RTL, DTL, TTL एंड CMOS लॉजिक फैमिली। देखिए, आज के इस लेक्चर का जो हमारा मोटिव है, जो हम ऑब्जेक्टिव कहेंगे लेक्चर का, वो ये है कि आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि लॉजिक फैमिली क्या होती है और हम क्यों पढ़ रहे हैं लॉजिक फैमिलीज़ को, क्या ज़रूरत है लॉजिक फैमिलीज़ को पढ़ने की। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि क्यों पढ़ रहे हैं, तो लॉजिक फैमिली देखिए किसी भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका जो बेस है, जो वर्किंग जो बनी है, जो ICs बनी है, वो लॉजिक फैमिली से ही बनी है। ठीक है, कैसे अगर हम माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहा है, तो जो वर्किंग की बात आती है उससे जो बेसिक स्टार्ट होता है ना, कि वो हम पढ़ते हैं कि गेट्स क्या होते हैं। गेट्स और लॉजिक गेट जो आपने पढ़े हैं ना, नोट गेट और एंड गेट, उन्हीं गेट्स को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। वो तो हमने पढ़ लिया, हमने ड्रॉ किया कि नोट गेट का मतलब है इनपुट 1 दिया था, आउटपुट 0। लेकिन एक्चुअल में हम उसको बनाएंगे कैसे, फिजिकली कैसे बनाएंगे, उसको कहते हैं हम लॉजिक फैमिलीज़। यानी जो हमने गेट्स पढ़े हैं उनको हम कैसे बनाएंगे, फिजिकली कैसे बना के लाएंगे, उसके लिए हम उनको बोलेंगे लॉजिक फैमिलीज़। अब गेट्स को एक्चुअल में वर्किंग दिखाने के लिए, फिजिकली दिखाने के लिए हमें जो डिवाइसेस की ज़रूरत होगी वो ट्रांजिस्टर्स और FETs होंगे। आई होप आप लोगों ने ट्रांजिस्टर्स पढ़ लिए। ट्रांजिस्टर होता है जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, ये 3 मोड में तीन लेवल्स में काम करता है, रीजन में काम करता है, कट ऑफ, एक्टिव एंड सेचुरेशन। और ये किस किस रीजन में काम करता है, इसके बेसिस पे ही हमारी फैमिलीज ड्राइव होती हैं। ठीक है, तो आइए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री। जब 1947 में BJT का आविष्कार किया गया था या बनाया गया था, बेल लेबोरेटरीज में बनाया गया था। 3 साइंटिस्ट्स ने मिलकर बनाया था, ब्रेटन, बार्डिन और शोकले ने मिलकर। ठीक है, और इन तीनों को इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में 1956 में। जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर बना था उसको बोलते थे पॉइंट कॉन्डक्ट ट्रांजिस्टर, जो कि एक BJT था, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर का मतलब 2 पोलैरिटी हैं, 2 डायोड्स को मिलकर एक ट्रांजिस्टर बनता है, अगर हम एक्चुअल में सिंपल वर्ड्स में बोलें तो। और ट्रांजिस्टर के अंदर 2 करंट फ्लो होते हैं, एक मेजॉरिटी करंट होता है, एक माइनॉरिटी करंट होता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं बाई डायरेक्शनल करंट, दोनों दिशाओं में करंट फ्लो होता है ट्रांजिस्टर के अंदर। ठीक है, और अगर हम FET की बात करें, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की बात करें, तो FET यूनिडायरेक्शनल होती है। FET में एक दिशा में ही करंट फ्लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं वो सेमीकंडक्टर चिप होती है जिसके ऊपर हम सारे कंपोनेंट्स जो हम यूज करते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर, रेसिस्टर और कैपेसिटर को उसके ऊपर हम लगा देते हैं, या समझ लीजिए इंटीग्रेट करके एक चिप बनाते हैं जो कि एक मल्टी फंक्शन हमारे काम करेगी। द फर्स्ट IC वर फैब्रिकेटेड यूजिंग जर्मेनियम, GE को यूज कर, शॉर्ट फॉर्म है जर्मेनियम की। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम 2 हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, तो जर्मेनियम को यूज करके फर्स्ट IC बनी थी इन 1958, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ने बनाई थी। ठीक है, देन फेयरचाइल्ड भी एक कंपनी है सेमीकंडक्टर्स की, जिसने सिलिकॉन को यूज करके 1959 में ICs बनाई थी। ठीक है, नाउ हम अब हमारे टॉपिक पे आते हैं, मेन टॉपिक पे, कि लॉजिक फैमिली क्या होती है। तो डेफिनेशन क्या होती है लॉजिक फैमिली की, देखिए, लॉजिक फैमिली ऑफ मोनोलिथिक डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट डिवाइस इज ए लॉजिक फैमिली ऑफ ए मोनोलिथिक डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट डिवाइस। लॉजिक फैमिली का मतलब क्या हो, लॉजिक गेट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने एक डिवाइसेस बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे लॉजिक फैमिलीज। ठीक है, ऑफ मोनोलिथिक यानी सेम एक सेमीकंडक्टर पीस को यूज करके हम उसके ऊपर सारे कंपोनेंट्स लगा रहे हैं, तो इसलिए उसको बोलते हैं मोनोलिथिक। डिजिटल यानी 1 या 0 पे काम करता है। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC है, यानी ट्रांजिस्टर, रेसिस्टर, कैपेसिटर सभी उस पर लगे हुए हैं। इज ए ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक गेट्स, क्या है ये, कि लॉजिक गेट्स का एक ग्रुप है, कंस्ट्रक्टेड यूजिंग वन ऑफ सेवरल डिफरेंट डिजाइन, की जो बहुत सारे डिजाइंस को यूज करके बनाया जाता है। लॉजिक फैमिली को बहुत सारे डिजाइंस को यूज करके हम बनाते हैं, यूजुअली विद कंपेटेबल लॉजिक लेवल्स। कंपेटेबल लॉजिक लेवल्स का मतलब होता है जो हमारे लिए सही लॉजिक लेवल्स होते हैं, जैसे 0 वोल्ट या 5 वोल्ट को यूज करेंगे, -5 वोल्ट या +5 वोल्ट को यूज करेंगे, क्योंकि डिजिटल में हमारे पास 2 ही लॉजिक होते हैं, 0 एंड 1। एंड पावर सप्लाई कैरेक्टरिस्टिक्स विद इन ए फैमिली, और उनकी पावर सप्लाई कितनी पावर सप्लाई की उनको रिक्वायरमेंट है उसका भी अलग अलग होता है लेवल। ठीक है,
A logic family may also refer to a set of techniques used to implement logic within VLSI integrated circuits such as central processor, memories and other complex functions. कि लॉजिक फैमिली को ही यूज़ करके जो हम आज प्रोसेसर्स पढ़ रहे हैं, जो हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, वो लॉजिक फैमिली बनी है ना, उसी को यूज़ करके हम उसमें बनाते हैं। जो हमारा मदरबोर्ड बनता है, जो हमारी आईसीज बनती हैं, वो लॉजिक फैमिलीज को यूज़ करती हैं। ठीक है, लॉजिक फैमिलीज आर सेट ऑफ चिप्स दैट में इम्प्लीमेंट डिफरेंट लॉजिकल फंक्शन। आया समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि लॉजिक फैमिली होती है, वो चिप होती है जिसके ऊपर हमने डिफरेंट लॉजिकल फंक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं। अब लॉजिकल फंक्शन हम अगर बात करें तो लॉजिकल फंक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने लास्ट यूनिट नंबर 2 में पढ़ा है कि जैसे a प्लस ए बार बी एक लॉजिकल फंक्शन है। अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें लॉजिक गेट्स बनाएंगे, और उन लॉजिक गेट्स को हम कैसे ड्रॉ करते हैं? लॉजिक फैमिली की मदद से, जैसे RTL, DTL, TTL, ये लॉजिक फैमिलीज हैं, इनकी मदद से हम नैंड नोर गेट बनाते हैं, और उन गेट की मदद से हम किसी भी एक एक्सप्रेशन को, लॉजिक को हम डिराइव करते हैं। बट यूज द सेम टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर एंड वोल्टेज लेवल फॉर लॉजिक लेवल्स एंड फॉर द पावर सप्लाईज। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक लॉजिक फैमिली में से ट्रांजिस्टर्स का वोल्टेज लेवल सेम होने चाहिए। ठीक है, दीज फैमिलीज वेरी बाय स्पीड, पावर कंजप्शन, कॉस्ट, वोल्टेज एंड करंट लेवल्स। अब लॉजिक फैमिलीज बहुत टाइप की होती हैं, किस किस आधार पे अलग करती हैं? या तो उनकी स्पीड अलग होगी, या पावर कंजप्शन कैपेसिटी अलग होगी, या फिर कॉस्ट अलग होगी, या फिर वोल्टेज लेवल्स जो यूज़ करती हैं, वो वोल्टेज और करंट लेवल्स जिस पे वो वर्क करती है वो डिफरेंट होंगे। इस बेसिस पे हम लॉजिक फैमिलीज को अलग अलग क्या करते हैं, अलग अलग विभाजित करते हैं। ठीक है, लॉजिक फैमिलीज आर स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लॉजिक गेट्स दैट आर डिजाइंड फॉर स्पेसिफिक पर्पज। कि लॉजिक फैमिली होती है, ये देखिए सारी इसी की लॉजिक फैमिली की ही डेफिनेशन है, जो अलग अलग वर्ड्स में आपको 4 जगह मैंने लिखा है। जो बेसिक डेफिनेशन है, जो कि फर्स्ट आप लोगों ने समझी, उसके बाद उसी के मीनिंग्स हैं अलग अलग कि एक्चुअल में लॉजिक फैमिली क्या होती है। बहुत बड़ा टॉपिक है, एक क्या कहते हैं वास्ट इसकी डेफिनेशन है कि हम बहुत सारे तरीके से लॉजिक फैमिलीज को डिफाइन कर सकते हैं। लॉजिक फैमिलीज आर स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लॉजिक गेट्स दैट आर डिजाइंड फॉर स्पेसिफिक पर्पज। कि लॉजिक गेट्स को हम एक स्पेशल पर्पज़ के लिए डिज़ाइन करेंगे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलेंगे लॉजिक फैमिलीज। दीज लॉजिक फैमिलीज कंटेन बेसिक लॉजिकल सिस्टम इंटरकनेक्टेड फॉर अ लार्जर फैमिली ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किटरी। ओके, नाउ बात करते हैं, हमने लॉजिक फैमिली समझ लिया है। अब देखिए लॉजिक फैमिली अगर मैं आपको लेम लैंग्वेज में बताऊं तो लॉजिक फैमिली क्या होती है। आप लोगों ने लॉजिक गेट पढ़े हैं, जैसे मान लीजिए हम 3 गेट्स लेके चलते हैं, नोट गेट, एंड गेट और ओर गेट। अब नोट गेट, एंड गेट और ओर गेट को हमें बनाने के लिए कुछ डिवाइसेस की ज़रूरत होगी, चाहे वो ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करके बनाएं, चाहे वो एफईटीज़ को यूज़ करके बनाएं, चाहे वो सिर्फ रेसिस्टर्स को यूज़ करके बनाएं। तो इस तरीके से हम एक नैंड गेट को या एक नोर गेट को हम बहुत सारे तरीक़ों से बना सकते हैं, और उन तरीक़ों अलग अलग जो तरीके होते हैं उनको हम बोलते हैं अलग अलग लॉजिक फैमिलीज। ठीक है, लॉजिक फैमिलीज आर मेनली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी ऑफ द डिवाइस यूज्ड। अब देखिए लॉजिक फैमिलीज को जो बेसिक क्लासिफिकेशन होता है उसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है बायपोलर, एक होता है यूनिपोलर लॉजिक फैमिली। बाई का मतलब होता है 2 पोलैरिटी, 2 पोलैरिटी मतलब 2 डायरेक्शन। तो यानी ये हम जो इनको विभाजित करते हैं वो करते हैं कि करंट के आधार पे, यानी जो हम उसमें डिवाइसेस यूज़ करते हैं ना, जिस डिवाइस को यूज़ करके हम बनाते हैं लॉजिक फैमिली, उसके आधार पे विभाजित करते हैं। अगर हमने ट्रांजिस्टर यूज़ किया है तो ट्रांजिस्टर खुद बाईपोलर है, तो वो आ गया बाईपोलर डिवाइस। अगर हमने एफईटी यूज़ किया तो एफईटी यूनिपोलर होता है, उसमें सिर्फ मेजॉरिटी करंट होता है, माइनॉरिटी करंट नहीं होता है, एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है एफईटी में, तो उसको हम बोलेंगे यूनिपोलर फैमिली। यानी करंट के डायरेक्शन के आधार पे हम लॉजिक फैमिलीज को डिफाइन करते हैं या विभाजित करते हैं। एक बाइपोलर होती है, एक यूनिपोलर होती है। अब देखिए बाइपोलर जब हम बीजेटी यूज़ करते हैं तो बीजेटी के साथ साथ हम कैपेसिटर भी यूज़ करते हैं, रेसिस्टर भी यूज़ करते हैं। सिमिलरली एफईटी के साथ एफईटी एंड उसके पैसिव एलिमेंट, क्योंकि बीजेटी और एफईटी एक्टिव एलिमेंट्स हैं, आप लोग अभी पढ़ेंगे। एक्टिव एलिमेंट्स यानी खुद पावर जनरेट करना, एक तरीके से खुद का सोर्स होता है एनर्जी का, वो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। पैसिव एलिमेंट्स यानी खुद का कोई सोर्स नहीं होता एनर्जी का, जैसे रेसिस्टर, कैपेसिटर, ये पैसिव एलिमेंट्स हैं। ये हमारा हो गया बेसिक क्लासिफिकेशन। देखिए लॉजिक फैमिलीज को हमने डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, यूनिपोलर एंड बाइपोलर। यूनिपोलर का मतलब होता है करंट सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होता है, यानी एफईटी को यूज़ करके बनाई जाती हैं। बाइपोलर का मतलब होता है बीजेटी को यूज़ करके बनाई जाती है।
ठीक है। अब यूनिपोलर में हमारे पास होते हैं पी मोस, एन मोस और सी मोस, जिसमें से आपके सिर्फ सी मोस है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया बाइपोलर। बाइपोलर को भी फर्दर दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, सैचुरेटेड एंड नॉन सैचुरेटेड। अब देखिए सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड का मतलब क्या है। जब हम बीजेटी की बात करते हैं तो बीजेटी 3 रीजन्स में वर्क करता है, ठीक है। एक बोलते हैं कट ऑफ रीजन, एक बोलते हैं एक्टिव रीजन, एक बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें, एनपीएन यानी कलेक्टर एन और एमिटर एन और बेस पी पॉजिटिव। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में अगर हम बेस पे पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, यानी बेस रीजन भी पॉजिटिव बाइस्ड है, कलेक्टर रीजन भी पॉजिटिव बाइस्ड है, तो उस केस में सैचुरेशन होता है, यानी मैक्सिमम करंट फ्लो होता है ट्रांजिस्टर में। जब मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, कलेक्टर से लेके एमिटर तक सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होता है, मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, तो उसको रीजन को हम बोलते हैं सैचुरेशन, यानी उसके बाद करंट की कैपेसिटी बढ़ ही नहीं सकती। ये चीज़ें मैं यहाँ डिटेल से नहीं बता सकती आप लोगों को, ये आप लोगों का सब्जेक्ट है 203, आप उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। कि ट्रांजिस्टर में जब दोनों यानी बेस रीजन भी और कलेक्टर रीजन भी फॉरवर्ड बाइस होते हैं, तो मैक्सिमम करंट फ्लो होता है कलेक्टर से एमिटर तक, उसको बोलते हैं सैचुरेशन। अगर बेस भी रिवर्स बाइस्ड है, कलेक्टर भी रिवर्स बाइस्ड है, तो उसको बोलते हैं कट ऑफ, यानी कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, ट्रांजिस्टर कट ऑफ की तरफ वर्क करता है, बंद की तरफ वर्क करता है, कलेक्टर से लेकर एमिटर तक कोई करंट फ्लो नहीं होता। जो मिडिल का रीजन होता है जिसमें कि एक लिमिटेड करंट फ्लो होता है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव रीजन, जिसमें कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरफ वर्क करता है, एक्टिव रीजन है, ठीक है। अब देखिए जो अब हम बात कर रहे थे सैचुरेटेड की और नॉन सैचुरेटेड की, तो अगर हम ट्रांजिस्टर, देखो बाइपोलर इसका मतलब बीजेटी यूज़ करेंगे। अब बीजेटी में भी जब ट्रांजिस्टर को हम कट ऑफ और सैचुरेशन में की तरह काम करेंगे, यानी सिर्फ दो हिस्से में काम करेगा, स्विच की तरह काम करेगा। कट ऑफ का मतलब बंद और सैचुरेशन का मतलब ऑन। सैचुरेशन का मतलब होता है मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है तो ऑन बोलेंगे, और कट ऑफ का मतलब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो उसको बोलेंगे ऑफ। तो जब ट्रांजिस्टर कट ऑफ और सैचुरेशन में काम करता है तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली। और नॉन सैचुरेटेड का मतलब है कि ट्रांजिस्टर कट ऑफ में और एक्टिव रीजन में काम कर रहा है, सैचुरेशन रीजन को हम यूज ही नहीं करेंगे, तो उसको बोलेंगे नॉन सैचुरेटेड, ठीक है। तो इसको भी हम फर्दर अगर एग्जांपल दे तो शॉर्ट की टीटीएल एमिटर कपल्ड लॉजिक, ये एग्जांपल है नॉन सैचुरेटेड की। आरटीएल, डीटीएल, टीटीएल, डीसीटीएल, डबल आई एल, ये सब एग्जांपल हैं सैचुरेटेड की, ठीक है। आपके जो सिलेबस में है वो आरटीएल, डीटीएल, टीटीएल एंड सीमोस, ये सिर्फ 4 लॉजिक फैमिली हैं आपके सिलेबस में। अब देखिए क्योंकि ये एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं तो आपसे ये पूछेंगे कि शॉर्ट की टीटीएल निम्न में से क्या है। पहला आएगा यूनिपोलर, दूसरा आएगा सैचुरेटेड बाइपोलर, थर्ड आएगा नॉन सैचुरेटेड बाइपोलर, फोर्थ कुछ और ऑप्शन दे देंगे, नन ऑफ द अबव। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी लॉजिक फैमिली किस कैटेगरी में आती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने देख लिया क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक फैमिलीज, अब हम देखेंगे कि उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, एक लॉजिक फैमिली के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जो हम किसी भी लॉजिक फैमिली के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हुए हैं, स्पीड क्या होती है, फैन इन, फैन आउट, नॉइस इम्यूनिटी, प्रोपोगेशन डिले, पावर डिसिपेशन, नॉइस मार्जिन, फिगर ऑफ मेरिट, लॉजिक स्विंग, नॉइस इम्यूनिटी एंड ब्रेड्थ, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्पीड से। द स्पीड ऑफ ए लॉजिक सर्किट इज द टाइम बिटवीन विच ए सिग्नल इज अप्लाइड एट द इनपुट एंड आउटपुट इज रिसीव्ड। स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है कि हमने किसी भी लॉजिक गेट पे इनपुट लगाया और कितनी देर बाद हमें आउटपुट मिलता है, यानी उसमें बीच में कितना डिले लगा है वो हमारी स्पीड डिफाइन करता है। जैसे मान लीजिए कोई नोट गेट है, नोट गेट में आपने एक इनपुट दिया, आपको 1 माइक्रो सेकेंड में आउटपुट मिल गया, तो उससे हम उसकी स्पीड डिफाइन करते हैं, ठीक है। यानी जितनी देर में हमने टाइम की इनपुट और आउटपुट के बीच में कितना टाइम लगता है उसको हम उसके बेसिस पे हम स्पीड डिफाइन करते हैं, लॉजिक सर्किट की स्पीड अच्छी है या लेस स्पीड है। सेकंड है फैन इन। फैन इन डिटरमाइंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट्स ए लॉजिक गेट कैन हैंडल। अब देखिए फैन इन क्या होता है, फैन आउट क्या होता है। फैन इन का मतलब है इनपुट पे, यानी किसी भी लॉजिक गेट के इनपुट पर हम मैक्सिमम कितने सिग्नल लगा सकते हैं कि कितने इनपुट्स एक सिंगल लॉजिक गेट्स कितने इनपुट हैंडल कर सकता है, उसको बोलते हैं उसका फैन इन। जैसे एक 2 इनपुट एंड गेट है, तो एंड गेट 2 इनपुट का एंड गेट है, तो उसका फैन इन क्या हो गया 2। इन्वर्टर का फैन इन क्या हो गया सिंगल, क्योंकि एक इनपुट देते हैं वही उसका अपोजिट आउटपुट आता है, ठीक है।
तो ये होता है फैन इन। नाउ बात करते हैं फैन आउट। फैन आउट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ सर्किट्स दैट ए गेट कैन ड्राइव, या फिर कहेंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिटल इनपुट्स दैट द आउटपुट ऑफ ए सिंगल लॉजिक गेट मस्ट फीड टू विद बोथ द इनपुट एंड आउटपुट बिलोंगिंग टू द सेम गेट फैमिली। देखिए क्या मतलब है फैन आउट का। हमने ये डिसाइड कर लिया कि एक लॉजिक गेट के हम कितने इनपुट दे सकते हैं मैक्सिमम, उसको बोलेंगे फैन इन। उसी के आउटपुट से हम कितने नेक्स्ट गेट्स को चला सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, उसको बोलेंगे फैन आउट। आउटपुट तो हमेशा सबका सिंगल होता है, हर गेट का आउटपुट सिंगल होता है, ये आपको पता है। जैसे अगर हम दो कास्केड करते हैं दो गेट को, एक एंड गेट के आगे हम दो और गेट लगाना चाहते हैं, उसी के आउटपुट को 2 में देना चाहते हैं, 3 में देना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि एक एंड गेट है, उसका कुछ इनपुट हमने दिया, उसका आउटपुट आ रहा है 5 वोल्ट, ठीक है, और जो 5 वोल्ट है वो सिर्फ एक ही गेट को इनपुट दे सकते हैं, यानी जो एक गेट का आउटपुट आया ना उसको हम दूसरे गेट का इनपुट बना सकते हैं, उससे दूसरा गेट चला सकते हैं, ठीक है। तो अगर उसका आउटपुट 5 वोल्ट है तो सिर्फ मान लीजिए 5 वोल्ट पे ही 5 वोल्ट वोल्टेज चाहिए किसी भी गेट को ऑन होने के लिए, ठीक है। फिर से समझा रही हूँ कि मान लीजिए किसी भी गेट को ऑन होने के लिए 5 वोल्ट वोल्टेज चाहिए, ठीक है। तो हम एक एंड गेट के आउटपुट को नेक्स्ट एक ही गेट में कनेक्ट कर सकते हैं अगर उसका आउटपुट 5 वोल्ट है। अगर उसी गेट का आउटपुट 20 वोल्ट है तो हम उससे नेक्स्ट 4 गेट को इनपुट दे सकते हैं, तो उसका फैन आउट क्या हो गया 4। अगर हम उससे सिर्फ एक ही गेट ड्राइव कर सकते हैं, ड्राइव करना है नहीं चलाना, एक तरीके से एक के बाद दूसरा, ठीक है। तो एक गेट के आउटपुट से हम नेक्स्ट कितने गेट के इनपुट दे सकते हैं उसको हम बोलते हैं फैन आउट, यानी एक गेट नेक्स्ट कितने गेट को ड्राइव कर सकता है उसको उसका बोलेंगे फैन आउट, ठीक है। 4th पॉइंट है नॉइस इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब आप लोगों को पता ही है कि रेसिस्ट करने की क्षमता। तो देखिए किसी भी गेट में मैक्सिमम नॉइस हैंडल करने की कैपेसिटी को बोलते हैं नॉइस इम्यूनिटी, यानी मैक्सिमम कितने नॉइस इम्यूनिटी शायद 2 बार हो गई है, ठीक है, कि किसी भी गेट कोई भी गेट मैक्सिमम कितनी नॉइस को हैंडल कर सकता है जिससे कि उसका आउटपुट इफेक्ट नहीं हो। जैसे हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग फ़ोन पे बात कर रहे हो तो फ़ोन पे कई बार आपको नॉइस आती है बीच बीच में, तो नॉर्मल सी नॉइस तो जैसे आप लोगों की आवाज़ क्लियर मतलब समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है तो आप चलने देते हैं, लेकिन अगर वो नॉइस बढ़ जाती है तो उसका आउटपुट पे असर पड़ रहा है, हमें सुनेगा ही नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कि उसकी नॉइस बढ़ गई है। तो इसी तरीके से किसी भी गेट की वो कैपेसिटी जिसमें कि वो नॉइस को हैंडल कर सकता है और आउटपुट भी इफेक्ट नहीं हो, वो उसकी बोलेंगे नॉइस इम्यूनिटी। जैसे अगर हम पर्सन की बात करें, किसी इंसान की इम्यूनिटी, तो हम कहते हैं ना कि इसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, कि इसको इतनी मतलब ठंड जल्दी से नहीं लगती, तो मतलब क्या है कि वो रेसिस्ट कर सकता है। तो यानी किस नॉइस लेवल को कोई गेट रेसिस्ट कर सकता है जब तक कि उसका आउटपुट में कोई अंतर नहीं आए, वो उसकी नॉइस इम्यूनिटी होती है। 5th वन इज प्रोपगेशन डिले। प्रोपगेशन डिले क्या होता है? Propagation delay is measured at the time between which input is applied to a system and it affects the output. It measured at 50% mark. Propagation delay, डिले का मतलब कितना टाइम वेस्ट हो गया, यानी हमने इनपुट लगाया और उसके बाद आउटपुट हमें कितनी देर में मिल रहा है उसको हम बोलते हैं प्रोपगेशन डिले। इनपुट से आउटपुट के बीच में जितना टाइम लगा है पहुँचने में उसको हम बोलेंगे प्रोपगेशन डिले। नेक्स्ट वन इज पावर डिसिपेशन। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द करंट विच एंटर्स द सर्किट एंड द टोटल वोल्टेज लॉस ऑफ द सिस्टम। अगर हम पावर डिसिपेशन की बात करें तो एक सर्किट के अंदर कितनी पावर लॉस होती है वो उसका पावर डिसिपेशन होता है, यानी जितना करंट उसमें जा रहा है, जितना वोल्टेज हमारा लॉस हो गया उसके मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं पावर डिसिपेशन। नेक्स्ट वन इज नॉइस मार्जिन। नॉइस इम्यूनिटी होती है रेसिस्ट करने की कैपेसिटी, नॉइस मार्जिन होता है कि एक लिमिट, कितनी लिमिट तक का नॉइस प्रेजेंट रह सकती है किसी भी सर्किट के अंदर, वो इसके नॉइस मार्जिन होता है। इट इज़ लिमिट ऑफ नॉइस वोल्टेज दैट कैन बी प्रेजेंट विदाउट डिस्टर्बिंग द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ ए सर्किट, कि कितनी नॉइस प्रेजेंट रह सकती है कि सर्किट के ऑपरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़े, वो उसका नॉइस मार्जिन होता है। इनपुट और आउटपुट का डिफरेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फिगर ऑफ मेरिट। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं कई बार कि फिगर ऑफ मेरिट कैलकुलेट कीजिए, इस गेट का फिगर ऑफ मेरिट कैलकुलेट कीजिए। तो फिगर ऑफ मेरिट होता है प्रोपगेशन डिले और पावर डिसिपेशन का प्रोडक्ट। पावर डिसिपेशन एंड प्रोपगेशन डिले का प्रोडक्ट को हम बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। नेक्स्ट वन इज लॉजिक स्विंग। लॉजिक स्विंग होता है कि जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, तो आउटपुट हाईएस्ट आउटपुट और लोएस्ट आउटपुट के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं लॉजिक स्विंग, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉइस इम्यूनिटी, आपने पढ़ लिया है, ये रिपीट हो गया है।
10वां जो आएगा हमारा वो आएगा ब्रेड्थ। ब्रेड्थ क्या होता है कि एक सिंगल लॉजिक फैमिली, एक सिंगल, जैसे आरटीएल की बात करें तो एक आरटीएल लॉजिक फैमिली अगर हम उससे बनाएं तो उससे हम कितने टाइप के फंक्शंस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक आरटीएल लॉजिक फैमिली को यूज़ करके हमने नोर गेट बनाया, तो नोर गेट से हम कोई भी आगे का गेट बना सकते हैं क्योंकि यूनिवर्सल गेट है। ऐसे ही अगर हमने एक डीएल मतलब आरटीएल बोल लीजिए, रेसिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक से ही यूज़ करके हमने कोई एक नोट गेट बनाया, तो नोट गेट सिर्फ एक ही काम करेगा कि इन्वर्टर की तरह वर्क कर सकता है। तो यानी एक सिंगल लॉजिक फैमिली से हम कितने अलग अलग फंक्शंस कर सकते हैं, वो उसकी ब्रेड्थ होती है। ओके, नेक्स्ट वन इज, अब कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो हमारे काम आएंगी अगर हम लॉजिक फैमिली आगे पढ़ेंगे ना उस समय। वोल्टेज पैरामीटर्स, वोल्टेज पैरामीटर्स में जो फर्स्ट है वो है VIH। V का मतलब वोल्टेज, I का मतलब इनपुट, H का मतलब हाईएस्ट। हाई इनपुट वोल्टेज का सबसे हाई लेवल क्या होगा, ठीक है, वो मिनिमम वैल्यू होगी कोई ना कोई। हाई लेवल इनपुट वोल्टेज, द मिनिमम वोल्टेज लेवल रिक्वायर्ड फॉर ए लॉजिक 1 एट एन इनपुट, कि लॉजिक 1 के लिए मिनिमम वोल्टेज कितना रिक्वायर्ड होगा, वो उसका VIH होता है। VIL क्या होता है, लो लेवल इनपुट वोल्टेज। I का मतलब इनपुट, L का मतलब लो, ठीक है। VOH मतलब क्या होता है, हाई लेवल आउटपुट वोल्टेज, और VOL क्या होता है, लो लेवल आउटपुट वोल्टेज। देखिए ये हैं, ये एक TTL का एग्जाम्पल लेके डिफाइन किया है कि VOH, VOL, VIH और VIL किस तरीके से होंगे, ये फिगर से समझ लीजिए। जैसे ये अगर हम इनपुट की बात करें तो ये तो VIH है, हाई का मतलब देखिए आप डिजिटल पढ़ रहे हैं, डिजिटल में हमारे पास दो ही लॉजिक होते हैं, एक लो लॉजिक, एक हाई लॉजिक। लो का मतलब 0 के इक्वल हम कंसिडर करते हैं, हाई का मतलब 1 के इक्वल हम कंसिडर करते हैं। और अगर उसी को हम अगर वोल्टेज में बात करें तो लो वोल्टेज हो सकता है या तो 0 है, वो 0 से कम हो सकता है, -5 वोल्ट भी हो सकता है, 0 से लेके 1 वोल्ट तक को हम लो मान लें और 2 से हम 5 वोल्ट को हाई मान लें। यानी अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं कि कौन से वोल्टेज लेवल्स को हम लो मानेंगे और कौन से को हम हाई मानेंगे। अब देखिए जैसे इस फिगर की बात करें तो ये TTL के लिए है। आप नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे TTL लॉजिक फैमिली क्या होती है। तो VIL इनपुट लो, यानी इनपुट VIL की लिमिट क्या होती है, तो 0 वोल्ट से 0.8 वोल्ट तक का VIL एक्सेप्टेबल होगा। मतलब क्या होता है, देखिए कभी भी हम जब प्रैक्टिकल बात करें तो वोल्टेज ऐसा नहीं होता कि 10 वोल्ट सप्लाई आ रही तो हमेशा कांस्टेंट 10 वोल्ट बनी रहेगी। वोल्टेज हमेशा फ्लैक्चुएट होता है, चेंज होता रहता है, प्लस माइनस होता रहता है। तो इसलिए हम जब लॉजिक लेवल डिफाइन करते हैं तो एक लेवल लेते हैं कि यहाँ से यहाँ का लो वोल्टेज और इससे इसको हम हाई वोल्टेज मानेंगे। तो 0 से 0.8 वोल्ट एग्जाम्पल है ये, इसको हम मानेंगे इनपुट लो वोल्टेज, ठीक है। और 2 से 5 वोल्टेज को हम मानेंगे हाई वोल्टेज। तो जब हम हाई वोल्टेज लेते हैं तो उसमें मिनिमम वैल्यू मान के चलते हैं कि इससे अगर कम हो गया तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी 2 वोल्ट से कम को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए VIH के साथ मिनिमम एक लिमिट दी जाती है कि VIH मिनिमम इतना होना चाहिए, इससे कम हो गया तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा, गेट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा, गेट डिराइव ही चलेगा ही नहीं, डिराइव ही नहीं होगा उस कंडीशन में। सॉरी, नेक्स्ट वन इज VIL। अब VIL में देखिए आप लोग 0 से 0.8 वोल्ट तक है, तो यानी मैक्सिमम 0.8 वोल्ट हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज चला गया तो गेट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको लो लेवल की तरह मानेगा ही नहीं, 0 की तरह कंसिडर ही नहीं करेगा। इसलिए VIL का मैक्सिमम डिफाइन करते हैं। जैसे इनपुट पे होता है ऐसे ही आउटपुट पे डिफाइन करते हैं कि अब देखिए जो हमने इनपुट दिया है ना, आउटपुट हमेशा उससे कम रेंज का होना चाहिए, यानी जो VOH मिनिमम होता है ना वो VIH मिनिमम से कम ज़्यादा होना चाहिए। इसकी जो ये रेंज है ना यहाँ से VIH की रेंज, हमेशा आउटपुट की रेंज उसके अंदर अंदर ही होनी चाहिए, उससे बाहर नहीं होनी चाहिए कि हम 2 वोल्ट इनपुट दे रहे हैं हमें 5 वोल्ट मतलब 2 वोल्ट इनपुट दे रहे हैं हमें 1.8 वोल्ट आउटपुट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 2 वोल्ट दे रहे हैं तो 2.4 से 5, जैसे इसकी रेंज है ना 2 से 5 तक, तो इसकी 2 से 5 के बीच में ही रेंज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे बाहर इसकी रेंज नहीं जानी चाहिए। सिमिलरली अगर इसकी रेंज 0 से 0.8 है तो इसकी रेंज इसके अंदर अंदर की रेंज होनी चाहिए आउटपुट पे, इससे एक्स्ट्रा बाहर की रेंज हम नहीं ले सकते, गेट देगा ही नहीं आउटपुट ऐसा, ठीक है। तो अगर हम आउटपुट की बात करें तो जैसे ये लोएस्ट लेवल है तो आउटपुट मिनिमम VOH, V आउटपुट हाईएस्ट, मतलब V का मतलब वोल्टेज, O का मतलब आउटपुट, H का मतलब हाई,
जैसे इसमें था ना, V का मतलब वोल्टेज, I का मतलब इनपुट, H का मतलब हाई इनपुट और लो इनपुट। हाई की भी कुछ रेंज होती है, लो की भी कुछ रेंज होती है। हाई की मिनिमम रेंज फिक्स होती है, लो की मैक्सिमम रेंज फिक्स होती है। ऐसे ही आउटपुट के केस में हाई की मिनिमम रेंज फिक्स होती है और लो की मैक्सिमम रेंज फिक्स होती है। आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि जो IH की रेंज है, VIH की रेंज है, VOH की रेंज उसके अंदर अंदर की होनी चाहिए, ठीक है। यही सेंटेंस ही लिखा था। फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द इनपुट वोल्टेज लेवल्स टू ए लॉजिक मस्ट बी केप्ड आउटसाइड द इंटरमीडिएट रेंज, कि इस जो अनएक्सेप्टेबल रेंज है ना, इसके अंदर कभी भी हमें आउटपुट नहीं मिलना चाहिए। जो यहाँ पे अनएक्सेप्टेबल है वो यहाँ पे भी अनएक्सेप्टेबल ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट है नॉइस मार्जिन। नॉइस मार्जिन मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कितना एक्सेप्टेबल नॉइस होती है किसी भी गेट की, वो उसका नॉइस मार्जिन होता है। अब इनपुट और आउटपुट के लिए नॉइस का मार्जिन अलग अलग होता है। नॉइस सभी सिस्टम्स में प्रेजेंट होती है, किसी भी प्रैक्टिकल सिस्टम में हमेशा नॉइस प्रेजेंट होती है, आप उसे रिमूव कर ही नहीं सकते। टू कोप अप विद नॉइस द वोल्टेज रेंज डिफाइनिंग द लॉजिक लेवल्स आर मोर टाइटली कंस्ट्रेंट एट द आउटपुट ऑफ ए गेट देन एट एन इनपुट। क्योंकि हम इनपुट पे हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी नॉइस जा रही है, हमें जो आउटपुट मिलता है, जैसे अगर हम बात करें स्पीकर की, तो आपने स्पीकर पे जैसे आप प्लग लगाते हैं आपके फ़ोन से बाई चांस कनेक्ट करके आप गाने चला रहे हैं, तो वहाँ पे चल चल की आवाज़ आती है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमारे पास गाने की आवाज़ आ रही है, जो स्पीकर से हमारे पास आ रही है, एम्पलीफायर में आपने लगाया, ठीक है, स्पीकर से जो आवाज़ आ रही है उसमें कोई नॉइस नहीं आनी चाहिए, उसमें फटी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, वो हमें क्वालिटी अच्छी चाहिए, उसके अंदर हमें नॉइस नहीं चाहिए। इसलिए जब भी हम नॉइस मार्जिन की बात करते हैं तो हम आउटपुट की बात करते हैं कि आउटपुट पर नॉइस मिनिमम होनी चाहिए, ओके। और थोड़ी बहुत नॉइस तो हमेशा प्रेजेंट होती है सर्किट में, और वो सर्किट को इफेक्ट भी नहीं करती है किसी भी गेट को। द मैक्सिमम नॉइस वोल्टेज दैट कैन बी टॉलरेटेड बाय ए सर्किट इज टर्म एट इट्स नॉइस इम्यूनिटी या नॉइस मार्जिन, कि किसी नॉइस इम्यूनिटी ने नॉइस को रेसिस्ट करने की कैपेसिटी की कितना टॉलरेट कर सकता है, वही नॉइस मार्जिन होता है। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये देखिए VNH है, जो ये है नॉइस हाई नॉइस मार्जिन, ये यहाँ से यहाँ का मार्जिन है। तो जो ये वोल्टेज जो हमने लिखा था ना VIL, आप लोग पढ़ चुके हैं अभी इससे पहले, ये है VIH का मिनिमम और ये है VOH का मिनिमम। इन दोनों के डिफरेंस को VOH का मिनिमम माइनस VIH का मिनिमम, VOH का मिनिमम माइनस VIH का मिनिमम होता है हाई नॉइस मार्जिन। ऐसे इन दोनों का डिफरेंस होता है ना, ये वाला, ये होता है लो नॉइस मार्जिन VNL, ओके। नाउ अब हम आते हैं हमारे, अब हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया है लॉजिक फैमिलीज़ का, हमने कवर कर दिया लॉजिक फैमिली क्या होती है, क्लासिफिकेशन कैसा होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे कि RTL क्या होता है, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक क्या होता है, जो कि हमारा फर्स्ट लॉजिक फैमिली है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर्स ने इसका डेवलपमेंट किया था, और जो सबसे फर्स्ट यूज़ की गई थी वो अपोलो गाइडेंस जो कंप्यूटर था 1962 में, उसके लिए डेवलप की गई थी RTL फैमिली, ठीक है। बिल्ट यूजिंग रजिस्टर एज द इनपुट नेटवर्क एंड बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स एज स्विचिंग डिवाइस। देखिए स्विचिंग डिवाइस का मतलब क्या होता है, BJT स्विच की तरह काम कर रहे हैं, ऑन या ऑफ में काम कर रहा है, तो इसलिए हम उसको बोल देते हैं स्विचिंग डिवाइस। जब भी हम नाम में पता चल जाता है, देखिए RRL पढ़ते तो रजिस्टर लॉजिक पढ़ते हैं, RTL का मतलब रजिस्टर है, ट्रांजिस्टर है, वो लॉजिक फैमिली, यानी इस लॉजिक फैमिली में रजिस्टर और ट्रांजिस्टर काम में आएंगे हमारे। इनका यूज़ करके हम कोई भी गेट बनाएंगे, वो चाहे कोई सा भी गेट हो, ठीक है। इन RTL रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, अब देखिए क्योंकि ये बाइपोलर है, समझ में आ रहा है, इसलिए ट्रांजिस्टर्स यूज़ में आ रहे हैं। ऑल द लॉजिक आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग रजिस्टर एंड ट्रांजिस्टर, नाम से ही पता चल रहा है। वन बेसिक थिंग अबाउट द ट्रांजिस्टर इज दैट हाई एट इनपुट कॉजेज आउटपुट टू बी लो, और लो PNP में लो इनपुट से हाई आउटपुट आएगा। ये टॉपिक मैं आप लोगों को समझाऊंगी, ये क्या है, ये है स्विच की तरह ट्रांजिस्टर का वर्क करना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सैचुरेटेड लॉजिक, RTL सैचुरेटेड लॉजिक में आता है। तो सैचुरेटेड लॉजिक में हमारे ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में वर्क करते हैं और कट ऑफ में वर्क करते हैं। सैचुरेशन में ऑन स्विच की तरह वर्क करते हैं, कट ऑफ में ऑफ स्विच की तरह वर्क करते हैं। देखिए वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, स्विच की तरह ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। ट्रांजिस्टर दो रीजन में स्विच की तरह काम करता है, सैचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन। यहाँ पे तीनों रीजन दिए हैं इसके, ठीक है। फर्स्ट केस है NPN एक ट्रांजिस्टर NPN, जो बेस और एमिटर तो फॉरवर्ड बाइस है, और C और E तक हमारा रिवर्स बाइस है। तो इस कंडीशन में लिमिटेड करंट फ्लो होता है कलेक्टर से एमिटर तक।
तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव रीजन। करंट धीरे धीरे बढ़ता है, ये होता है एक्टिव रीजन, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट वन इज, ये देखिए, जब बेस और एमीटर भी रिवर्स बाइस हो, यानी ये जो बेस पॉजिटिव है ना, यहाँ पे हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर दें, तो ये भी रिवर्स बाइस्ड और ये भी रिवर्स बाइस हो, तो यहाँ से यानी कलेक्टर से लेकर एमीटर तक कोई भी करंट फ्लो ही नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होने का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने 202 में पढ़ा है। करंट फ्लो नहीं होना मतलब ऑन है स्विच, जब करंट ऑफ है स्विच, जब करंट ही फ्लो नहीं हो रहा तो मतलब आपस में दोनों टर्मिनल कनेक्ट ही नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम ऑफ स्विच की तरह, कट ऑफ रीजन बोलते हैं, यानी ऑफ स्विच की तरफ काम करता है। थर्ड रीजन है कि जब एमीटर से और बेस तक भी फॉरवर्ड बाइस है, कलेक्टर से एमीटर तक भी फॉरवर्ड बाइस है, तो कलेक्टर करंट बहता रहेगा। एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये करंट मैक्सिमम करंट फ्लो होने लग जाता है। मैं मान लीजिए मैक्सिमम करंट है 1 एम्पियर, तो मैक्सिमम 1 एम्पियर करंट फ्लो हो सकता है, इससे ज़्यादा करंट कभी फ्लो ही नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं सेचुरेट होना, एक फिक्स पोजीशन में आ जाता है, ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में चला जाता है। सेचुरेशन का मतलब है कलेक्टर से एमीटर तक मैक्सिमम करंट फ्लो होना, यानी जितना कलेक्टर करंट है उतना ही एमीटर करंट बन जाता है। और ट्रांजिस्टर से अगर कलेक्टर से एमीटर तक मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब ऑन है, ये किसकी तरह काम कर रहा है, एक ऑन स्विच की तरह काम कर रहा है। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, इसको बोलते हैं ओपन सर्किट। तो कट ऑफ और सेचुरेशन। तो मेरा जो मेन पॉइंट था आप लोगों को ये समझाने को, वो ये था क्योंकि ट्रांजिस्टर स्विच की तरह वर्क कर रहा है, तो स्विच की तरह वर्क करने का मतलब ये है कि कट ऑफ में और सेचुरेशन में वर्क कर रहा है। कट ऑफ में कट ऑफ की तरह, ऑफ की तरह, और सेचुरेशन में ऑन की तरह, ठीक है। तो आइए अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं हमारे। आरटीएल लॉजिक फैमिली रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, इसका बेसिक गेट है नोर गेट। बेसिक गेट का मतलब क्या होता है कि हम रजिस्टर्स को और ट्रांजिस्टर को अगर सिंपली कनेक्ट करें तो जो सबसे पहला गेट बन के आएगा हमारे पास, जो आउटपुट आएगा वो नोर गेट की तरह बन के आएगा, इसलिए इसका बेसिक गेट हो गया नोर गेट। 2 ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए हैं, 3 रेसिस्टर्स यूज़ किए गए हैं। एक ट्रांजिस्टर ये है CBE NPN ट्रांजिस्टर T1, NPN ट्रांजिस्टर T2। इसके बेस पे देखो, रेसिस्टर आप लोगों ने पढ़ा है शायद, ट्रांजिस्टर नहीं पढ़ा तो ध्यान रखिए। ट्रांजिस्टर ऐसे बनाते हैं, एक कलेक्टर के साथ रेसिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, बेस के साथ रेसिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, ताकि लिमिट करता रहे करंट के या वोल्टेज जो भी अप्लाई करें। ट्रांजिस्टर T1 पे हमने इनपुट A लगाया है, T2 पे इनपुट B लगाया है। डायग्राम से समझ लीजिए, दोनों के कलेक्टर को कॉमन करके VCC वोल्टेज सप्लाई दी है। ये RC है रेसिस्टेंस, कलेक्टर रेसिस्टेंस। यहाँ से B इनपुट दिया है, एमीटर के दोनों को कपल करके ग्राउंड कर दिया है। यहाँ से दोनों के कलेक्टर के पास से हम आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं। ये हमारा बेसिक सर्किट है आरटीएल लॉजिक फैमिली का। अब हम इससे समझेंगे कि हम इसको किस तरीके से हम आउटपुट मिलेगा, यानी हमें देखिए क्या है इस सर्किट में जो चीज़ आप लोगों को समझनी वो ये, T1 और T2 2 ट्रांजिस्टर है। रजिस्टर्स को एक बार के लिए भूल जाइए, रजिस्टर आप लोगों को, क्योंकि सिर्फ रजिस्टर एक ज़रूरी होता है कनेक्ट करना, करंट की सप्लाई को लिमिट करने के लिए रजिस्टर लगाते हैं हम लोग। तो T1 ट्रांजिस्टर भी स्विच की तरह काम करेगा, T2 भी स्विच की तरह काम करेगा। मतलब क्या है, अगर हम इसके बेस पे पॉजिटिव देंगे, पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, यानी ए की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव देंगे, हाई देंगे, तो ये क्या रहेगा, ऑन। ऑन का मतलब सेचुरेशन में रहेगा। सेचुरेशन का मतलब यहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो होएगा, एक सीधी लाइन बन जाएगी। ऐसे ही सिमिलरली अगर इस पे ऊपर हम हाई वोल्टेज देंगे, बेस पे हाई देंगे, तो ये ऑन की तरह रहेगा। ऑन का मतलब सेचुरेशन, सेचुरेशन का मतलब कलेक्टर से बेस तक सीधा करंट फ्लो हो रहा है, सॉरी कलेक्टर से एमीटर तक सीधा करंट फ्लो हो रहा है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे लो वोल्टेज देंगे, इसको रिवर्स बाइस करेंगे, लो वोल्टेज देंगे, 0 वोल्ट देंगे, तो उसके केस में ये कट ऑफ हो जाएगा। कट ऑफ मतलब कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यहाँ से और यहाँ तक कोई भी करंट आएगा ही नहीं। अगर कोई भी करंट नहीं आएगा तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। सेम इसकी तरीके इसमें होगा, ठीक है। तो हम कंडीशन क्या लेके चलेंगे, हम 2 इनपुट हमारे पास और एक आउटपुट मिलेगा, यानी हम इनपुट देंगे और हम पता करेंगे कि हमारा आउटपुट कितना कितना मिल रहा है। 2 इनपुट से मैक्सिमम 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं भाई। A और B लिखेंगे तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ये 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इन 4 कॉम्बिनेशंस में हमें क्या क्या आउटपुट मिलेगा ये हम समझेंगे। आप लोग फिर देख लीजिए, कट ऑफ का मतलब ऐसे काम करेगा, मैं आगे ड्रॉ करूँगी। कट ऑफ का मतलब कोई करंट नहीं आ रहा, ओपन सर्किट, और सेचुरेशन का मतलब शॉर्ट सर्किट। कट ऑफ कब होता है, जब लो वोल्टेज देते हैं, 0 वोल्टेज देते हैं बेस के ऊपर, और ऑन कब होता है, जब हाई वोल्टेज देते हैं बेस के ऊपर। तो ऑन का मतलब, अब देखो स्विच की तरह ही काम कर रहा है, तो स्विच ऑन कब होता है, जब सप्लाई आती रहती है। अगर हमने ऑन किया तो अगर सप्लाई आ रही है तो करंट फ्लो होता रहेगा। जैसे आप अपना चार्जर कनेक्ट करते हो, आपने कनेक्ट कर दिया चार्जर को प्लग से, उसके बाद आप ऑन करते हो तो उसके बाद आपके सप्लाई आने लग जाती है। तो मतलब क्या हुआ कि ऑन का मतलब है करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ऑफ का मतलब है
करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो ऑन कब होता है? जब सप्लाई दी जाती है, जब हाई वोल्टेज दिया जाएगा। ऑफ का मतलब जब 0 वोल्ट दिया जाएगा। ओके, तो ये इसका ऑपरेशन है। केस 1 लेके चलते हैं। देखो कंसिडर करो हाई वोल्टेज मान लीजिए 5 वोल्ट है हमारा, लो वोल्टेज है 0 वोल्ट। ये हम सबसे इजी जो हम लॉजिक्स लेके चलते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन नहीं हो। लो का मतलब हम 0 मानेंगे और हाई का मतलब 5। अब बुक्स में कहीं भी कुछ हो सकता है, आप लोग कन्फ्यूज मतलब 5 की जगह 15 हो सकता है, ये 5 हो सकता है। मतलब लो के कंपेरिजन में हाई वाला हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। और अगर नेगेटिव लॉजिक्स यूज करेंगे, जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, नेगेटिव लॉजिक का मतलब है इनको नेगेटिव कर दो, 5 का 0, 0 का 5, तो ये लो की तरह काम करेगा, ये हाई की तरह काम करेगा। ठीक है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे, कन्फ्यूज मत होना। हम लॉजिक सिंपली यूज कर रहे हैं। हाई का मतलब हाई वोल्टेज, लो का मतलब लो वोल्टेज, क्योंकि हम दो ही लॉजिक ले सकते हैं, इसलिए एक 0 वोल्ट लिया है, एक 5 वोल्ट लिया है, डिजिटल है। ठीक है, अब ए और बी मान के चलते हैं। ए पे मैंने सप्लाई किया 0 और बी पे मैंने सप्लाई किया 0। इसका मतलब ए पे 0 किया, इसका मतलब वो ट्रांजिस्टर किस में चला गया? कट ऑफ में। और बी पे भी 0 किया, इसका मतलब ट्रांजिस्टर कट ऑफ में चला गया। तो कट ऑफ में कैसे रहेगा? ओपन सर्किट की तरह। तो T1 को मैंने ओपन सर्किट बना दिया, T2 को भी मैंने ओपन सर्किट बना दिया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कोई करंट नहीं आ रहा। ये ग्राउंड है, इसका मतलब ग्राउंड का मतलब होता है 0 वोल्ट। यहाँ से हमारे पास VCC आ रहा है। अब देखिए यहाँ से यहाँ कोई भी करंट नहीं जा रहा और यहाँ से यहाँ भी कोई करंट नहीं जा रहा। तो इसका मतलब इस रेसिस्टर में कोई करंट नहीं है। तो जितना वोल्टेज VCC यहाँ है वो सारा का सारा वो V0 के बराबर होगा। जितना वोल्टेज VCC है उतना ही V0 होगा। यहाँ पे कोई करंट ही नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब VCC ग्राउंड से जुड़ा हुआ नहीं है। तो 5 वोल्ट है, तो ये ख़त्म ही नहीं होगा कभी। 5 वोल्ट हमेशा ही 5 वोल्ट रहेगा। इसका मतलब है V0 की वैल्यू किसके बराबर होगी? VCC के बराबर। इसका मतलब है VCC क्या? एक हाई वोल्टेज है, कुछ भी हो सकता है, 5 वोल्ट 10 वोल्ट, हम 5 मान के चल रहे हैं। तो ये एक हाई वैल्यू आएगी। इसका मतलब आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। हाई का मतलब 1। देखो दो ही कंडीशन बनेंगी, एक तो V0 हमारा 0 बनेगा और एक VCC के बराबर बनेगा। जब 0 बनेगा तो हम उसको बोलेंगे लो, और जब 1 बने VCC बनेगा तो उसको हम बोलते हैं हाई। तो आया समझ में कि हमने 0 0 दिया है ए और बी की वैल्यू। ए की वैल्यू 0, ट्रांजिस्टर T1 कट ऑफ, बी की वैल्यू 0, T2 कट ऑफ, दोनों कट ऑफ, मतलब यहाँ से और यहाँ तक कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है ग्राउंड तक। देखिए कभी भी हम अर्थिंग करते हैं तो एक वायर को ग्राउंड करते हैं, इसका मतलब जितना भी करंट एक्स्ट्रा आता है, जितना वोल्टेज सप्लाई एक्स्ट्रा आती है वो ग्राउंड में चली जाती है, अर्थिंग में चली जाती है। यही होता है ना वायर कनेक्ट करने का मतलब। तो वही चीज़ हो रही है कि यहाँ से यहाँ तो कोई वायर कनेक्ट ही नहीं है, तो जितना VCC है उतना ही हमें V0 पे मिल रहा है, इसलिए V0 की वैल्यू हाई हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी। तो फर्स्ट केस क्या हो गया? जब हमारे ए और बी की वैल्यू 0 0 तो आउटपुट हमारा क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, जब ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, 0 का मतलब ट्रांजिस्टर कट ऑफ, बी की वैल्यू 1, 1 का मतलब हाई इनपुट दे रहे हैं हम बी के ऊपर, तो ट्रांजिस्टर किस में चला जाएगा? सैचुरेशन, सैचुरेशन का मतलब शॉर्ट सर्किट। तो ये इस तरीके से सीधी लाइन बन जाएगी। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या करेगा? इस पाथ, इसमें तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, VCC है सारा ग्राउंड में चला जाएगा। जैसे 5 वोल्ट सप्लाई यहाँ दी है, धीरे धीरे डिस्चार्ज होकर सारा 0 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज बचेगा? हमारे पास 0 वोल्ट बचेगा। इसलिए V0 की वैल्यू हो गई ग्राउंड के बराबर, जो कि 0 वोल्ट है। इसलिए जब A और B की वैल्यू है 0 1, तो आउटपुट क्या आएगा? 0। थर्ड केस है A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 0। तो A की वैल्यू 1 का मतलब है ट्रांजिस्टर T1। आप डायग्राम याद रखना, इसको बना लेना इस डायग्राम को। ये है A की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये ऑन हो गया। ऑन का मतलब सैचुरेशन, तो यहाँ से यहाँ करंट जा रहा है। B की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये ऑफ हो गया, तो ये कट ऑफ हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये डायग्राम बनाओ, साथ में बना के पढ़ो। ये स्लाइड चले तो वो डायग्राम आपके पास कॉपी में होना चाहिए, ताकि आप लोग मैच करके समझते रहें। ठीक है, अब देखिए T2 की वैल्यू हमारी हो गई है 0। T2 के हमारे कट ऑफ में चला गया है, तो एक कंडक्ट कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है। ये कट ऑफ में, ये सैचुरेशन में, जितना भी वोल्टेज है सारा ग्राउंड के साथ कनेक्ट है। धीरे धीरे सारा डिस्चार्ज होकर अर्थ में चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। तो आउटपुट कितना बचेगा? 0। तो V0 बराबर ग्राउंड बराबर 0। ये समझने के लिए लिखा, आप एग्जाम में ग्राउंड मत लिख के आ जाना। V0 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि VCC किससे कनेक्ट है? ग्राउंड से कनेक्ट है। तो सारा डिस्चार्ज हो जाएगा। कुछ करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होने का मतलब सारा करंट डिस्चार्ज हो जाएगा। ये एक तरीके से अर्थिंग का जो वायर कनेक्ट करते हैं ना, वैसा हो गया है। तो हमारा वोल्टेज कितना आएगा? 0 वोल्ट आएगा। तो जब हम A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 0, तो आउटपुट कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, लास्ट केस देखिए, जब दोनों 1 1 होंगे तो ये भी सैचुरेशन में, 1 का मतलब ये भी ऑन और ये भी ऑन, तो ये भी सैचुरेशन, ये भी सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब करंट बह रहा है, तो ये शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट। अब सेम वही केस होगा कि करंट पूरा ग्राउंड में चला जाएगा,
यहाँ से जितना वोल्टेज है सारा डिस्चार्ज होकर ग्राउंड में जा रहा है। वी नोट क्या मिलेगा, 0 वोल्ट मिलेगा। तो 1 1 जब हमारे पास ए और बी की वैल्यू तो आउटपुट 0 होगा। तो अगर हम फाइनल टेबल बनाएं तो इस तरीके का हमारा डायग्राम बन के आता है। जब ए बी की वैल्यू 0 0 है तो आउटपुट 1 आता है, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0 और 1 1 पे 0। तो ये किसकी ट्रुथ टेबल अगर आप लोगों को याद हो तो ये नोर गेट की ट्रुथ टेबल है। और गेट की ट्रुथ टेबल क्या होती थी, 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1 और 1 1 पे 1। एडिशन होता था ना और गेट, और का जस्ट अपोजिट कर दो, जहाँ 0 था वहाँ 1 और जहाँ 1 1 थे ना वहाँ पे सब जगह 0। तो ये नोर गेट की टेबल हो गई। यानी बेसिक जो हमारा ये कनेक्शन है, ये अब समझ में आया कि मैंने नोर गेट क्यों लिखा था, बेसिक गेट नोर गेट है क्योंकि ये सर्किट एक किसकी तरह काम कर रहा है, बेसिकली नोर गेट की तरह काम कर रहा है। अब देखिए हम नोर और नैंड गेट ही रियलाइज करेंगे, आरटीएल वो फैमिलीज पढ़ेंगे ना, तो हम कोशिश करेंगे कि हम यूनिवर्सल गेट बनाएं, क्योंकि अगर हम यूनिवर्सल गेट बनाएंगे, नोर या नैंड बनाएंगे, तो उसकी मदद से हम और गेट्स को भी बना सकते हैं। हम सारे सर्किट बना सकते हैं यूनिवर्सल गेट की मदद से। इसलिए जब भी हम रियलाइज़ करेंगे तो यूनिवर्सल गेट बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि और कोई भी सर्किट आए, कैसा भी एक्सप्रेशन आए, हम उसको बना सकें एक किसी भी एक फैमिली की मदद से। ठीक है, अब देखिए कंक्लूजन है, आरटीएल फैमिली के एडवांटेज हैं लेस नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स। डिसएडवांटेज क्या है, बहुत ज़्यादा पावर डिसिपेशन होती है, लो फैन इन होता है, फैन इन कम होता है, ठीक है, बल्कि होती है और नॉइस मार्जिन पुअर होता है। ये है आरटीएल फैमिली के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसी के साथ आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जो नेक्स्ट बची हैं टीटीएल, डीटीएल, टीटीएल और सीमोस, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे, क्योंकि आज का काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं लेक्चर फिनिश करती हूँ। हैव ए वंडरफुल डे, थैंक यू।